नमस्कार। आज है 6 जून 2021। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं कि आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में ज़्यादातर जो यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स हैं वो इन्वायरमेंट टॉपिक से ही हैं। जो पीपल एंड इन्वायरमेंट आपका यूजीसी का टॉपिक हो या आप जीआईसी दे रहे हो, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सभी के लिए यहाँ पे आपका काफ़ी बेनिफिट ये होगा, क्योंकि विश्व सतत सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। पाकिस्तान को एफएटीएफ ने जो ग्रे लिस्ट था उसमें उसी में शामिल कर रखा है, उसको बदलाव नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिवाकर, आप देख रहे हैं ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर यूट्यूब चैनल। यदि इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को इनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में बरकरार रखा। इसे फरवरी में, अभी आपका फरवरी 2021 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसमें इसे ग्रे लिस्ट दिया गया था। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को इनहेंस फॉलो अप लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। बैकग्राउंड की बात करें तो एफएटीएफ ने अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल रखा था। तय किया था कि एफएटीएफ विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगा, यानी कि ये इन से उधार नहीं ले सकता है। और इसको किस लिए ये मना किया गया कि ये टेरर को सपोर्ट करता है। भारत ने एफएटीएफ का सदस्य होने के नाते पाकिस्तान को बार बार वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। एफएटीएफ है क्या चीज़? एफएटीएफ एक प्रकार का ये धन शोधन पर अंतर सरकारी संगठन है, एनजीओ है। इसकी स्थापना 1989 में की गई। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्शल बिलिंगसी हैं। इसकी स्थापना इसका शुरुआती उद्देश्य था कि धन शोधन का सामना करने के लिए नीति निर्माण करना था, लेकिन वर्ष 2001 में इसके कार्यक्षेत्र में आतंकवादी फंडिंग को भी शामिल कर दिया गया। वर्तमान में इसके सदस्य देश 38 हैं। अगला पॉइंट है, डेविड ओलेफ ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। यह है फ्रांसीसी लेखक डेविड डी ओप। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2021 जीता। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले फ्रांसीसी व्यक्ति बने हैं जो पहले व्यक्ति हैं। उनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद मोस्को वाकिस ने किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, किताब का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस पुरस्कार की इनामी राशि है 50,000 पाउंड और लेखक और अनुवादक के बीच बांटी जाएगी। मुख्य बिंदु की बात करें तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक एक उपन्यास है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की ओर से लड़ने वाले सेनेगल के एक सैनिक अल्फा नादियाए पर आधारित है। यह पुस्तक 2018 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुई। बाद में 2020 में इसका अंग्रेजी में प्रकाशन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुदित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रदान किया गया, यानी जो भी अंग्रेजी भाषा में आपका ये ट्रांसलेट पुस्तक होती है उसी का को ये प्रदान किया जाता है और यूके या आयरलैंड में ये प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय कथा साहित्य के अधिक प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना। इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को, बुकर पुरस्कार को वर्ष 2019 तक मैन बुकर पुरस्कार या मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है अब वो बुकर पुरस्कार हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैन बुकर है तो यानी कि इसे केवल व्यक्तियों को ही मिल सकता है, यानी पुरुषों को। चलिए बुकर प्राइज़ की बात करें तो बुकर प्राइज़ और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ दो अलग अलग हैं। ये आपके सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, क्योंकि जब आप करंट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई जगह आपको बुकर पुरस्कार लिखा रहता है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तकों व यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों के लिए दिया जाता है, जबकि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में दिया गया। तो दोनों में क्या अंतर है, बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर में? तो जो बुकर है ये आपका क्या है कि अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में ही प्रकाशित हो, ठीक। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये आपका अनुवाद किया जाता है, जैसे फ्रांस का अनुवादित आपका ये एट नाइट ऑल ब्लड ब्लैक जो डियोप जी का है, जिसपे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है, ब्राज़ील ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को आयात करने की मंजूरी दे दी है। ब्राज़ील ने हाल ही में भारतीय कोवैक्सीन के लिए ये मंजूरी प्रदान की है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। इसके लिए ब्राज़ील के राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने मंजूरी दी। इसमें मेन पॉइंट की बात करें तो भारत ने जो आयात की जाने वाली टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल ब्राज़ील ने भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला किया। इसके अलावा ब्राज़ील ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आयात को भी मंजूरी दी है। कोवैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसकी प्रभावकारिता दर 81%। कोवैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रभावियों ने भाग लिया। कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। इसके बीच जो समय अंतराल है वो 4 सप्ताह का है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिली स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण की अनुमति, यानी स्पुतनिक वी अब अपने यहाँ इंडिया में भी बनेगा। ये अनुमति मिल चुकी है। DGCI है, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण की अनुमति दे दी है। अब इस रूसी वैक्सीन का निर्माण पुणे में किया जाएगा। इस कार्य के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रूस के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के सहयोग किया है। यहाँ पे वर्तमान में भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी द्वारा किया जा रहा है, यानी कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी द्वारा स्पुतनिक वी का निर्माण किया जा रहा है। अभी सीरम इंस्टीट्यूट को भी अनुमति मिल गई। ये 2 खुराक वाला टीका है। हालांकि हाल ही में रूस में स्पुतनिक वी के एकल खुराक टीके का उत्पादन किया गया। इसे स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज कहा जाता है। भारत केवल डबल खुराक स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि कोविशील्ड एक कमज़ोर सामान्य एडेनोवायरस से बनाया गया जो चिंपैंजी को प्रभावित करता है। स्पुतनिक वी को विभिन्न मानव एडेनोवायरस का उपयोग करके बनाया गया, यानी अच्छी वैक्सीन है ये। इस वैक्सीन की प्रभावकारिता 91% है। स्पुतनिक वी की पहली खुराक हैदराबाद में दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो यह आपका भारतीय बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है। महाराष्ट्र में पुणे में बेस्ड है। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी। वर्तमान में इसके CEO हैं आधार पूनावाला। अगला पॉइंट है 6 जून रूसी भाषा दिवस की बात करें तो देखिए रूसी भाषा दिवस मनाया जा रहा है। चूँकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के जितने दिवस हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया और ये यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया। 6 जून को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी माना जाता है। अलेक्जेंडर पुश्किन हैं कौन? उन्होंने पहली कविता तब प्रकाशित की थी जब वो 15 वर्ष के थे। उनका जन्म मॉस्को में हुआ। पुश्किन की सबसे प्रसिद्ध कविता है ओड टू लिबर्टी, जिसके कारण उनका निर्वासन हो गया था। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद जश्न मनाने के लिए फरवरी 2020 में शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं को बढ़ावा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच, और ये अलग अलग तिथियों को मनाए जाते हैं। अरबी का आपका 18 दिसंबर को, अंग्रेजी अप्रैल 23 को, चीनी 20 अप्रैल को, फ्रेंच 20 मार्च को और रूसी 6 जून को मनाए जाते हैं। यदि आप रूसी भाषा के कुछ लैंग्वेज जानना चाहते हैं या कुछ सेंटेंस जानना चाहते हैं तो जान लीजिए यहाँ पे। जैसे रूसी भाषा में ये बोला जाता है कि जैसे हम लोग नॉर्मली पूछते हैं कि कैसे हैं,
हाउ आर यू, तो उसमें बोलते हैं रूसी भाषा में आपका बोलते हैं कगजिला, कगजिला बोला जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, तो उसमें आपका जो रशियन लैंग्वेज होगा उसमें बोलते हैं काक वास जबूत, काक वास जबूत बोलते हैं। ठीक, लगभग ऑलमोस्ट आपका हिंदी से ही रिलेटेड है, लेकिन सॉरी इंग्लिश से ही लगभग रिलेटेड है कई अल्फ़ाबेट, लेकिन जैसे आपका इसमें एच है उसमें आपका ये एन बोला जाता है, ना का उच्चारण होता है, यहाँ पे डी है वहाँ पे जे होता है। दो रशियन लैंग्वेज में जैसे आपका हेमा मालिनी को लिखना हुआ तो हेमा मालिनी को वहाँ पे ह नहीं होता है, वहाँ पे ख होता है, ह को ख बोलते हैं, तो वहाँ पे हेमा की जगह खेमा हो जाएगा, खेमा मालिनी। चलिए, बहुत ज़्यादा रशियन लैंग्वेज जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। भारत 2025 तक हासिल करेगा 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य। ये एथेनॉल मिश्रण है क्या, पीएम मोदी जी ने कहा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वक्तव्य दिया और इस मौके पर उन्होंने रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन द रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 to 25 ये भी जारी किया। ये एक रिपोर्ट है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। गौरतलब है कि पहले 20% मिश्रण का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया था। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो यदि तेल विपणन कंपनियां यानी जो तेल बेचने वाली कंपनियां अपने द्वारा अनुबंधित इथेनॉल को उठाती हैं तो नवंबर 2021 तक भारत औसतन 8% तक पहुंच जाएगा। अब तक भारत में पेट्रोल के साथ सबसे अच्छा एथेनॉल मिश्रण 2% है। कर्नाटक, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, दमन दीव और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 5% से 10% इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा रहा है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2022 तक के 10% लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत ही करीब हैं। इसमें समस्या क्या आती है, तो इथेनॉल नीति के अनुसार चीनी कंपनियों को अनुबंधित इथेनॉल को निकटतम तेल विपणन डिपो को वितरित करना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए चीनी कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं। ओएमसी को परिवहन शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ समस्या यह है कि चीनी कंपनियों का पूर्ण परिवहन प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईंधन की कीमत में मौजूदा वृद्धि से पहले अक्टूबर 2020 में परिवहन के लिए आधार दर तय की गई थी। इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम की बात करें तो 2003 में इसे लॉन्च किया गया था। ओएमसी को कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम पर एथेनॉल प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। ये कौन सा क्रम है, इसमें आपका गन्ना है, बी हैवी मोलासेस है, सी हैवी मोलासेस है और क्षतिग्रस्त अनाज जो हैं इनसे एथेनॉल बनाने की बात की गई। एथेनॉल का उत्पादन मक्का, गन्ना, गेहूं आदि से किया जाता है। भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। एथेनॉल में ऑक्सीजन होती है, यह ईंधन के आसान और पूर्ण दहन की भी अनुमति देती है। एथेनॉल को एक नवीकरणीय ईंधन के रूप में माना जाता है क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन पौधों से होता है जो सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं। एक बार मिश्रित इथेनॉल को पेट्रोल से अलग नहीं किया जा सकता। अलग अलग मिश्रण को बनाने के लिए इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है। हालांकि इथेनॉल का उपयोग करने में प्रमुख नुकसान यह है कि इथेनॉल वातावरण से नमी को अवशोषित कर सकता है क्योंकि यह वाहन इंजन के साथ समस्या पैदा कर सकता है। अगला पॉइंट है भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर 24.56 हुआ। ये किसने कहा, पर्यावरण वन मंत्री ने कहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चलिए बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां पिछले दशक में वास्तव में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने उपरोक्त कथन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर व्यक्त किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के अनुसार भारत ने पिछले 6 वर्षों में अपने वन और वृक्षों के क्षेत्र में 15,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। उनके मुताबिक देश में वन और वृक्ष का जो आच्छादन यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है ये आपका 24.56 तक पहुंच गया है, जो कि 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका देखिए, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर अलग अलग है। जंगल और जो पेड़ आपके लगाए जाते हैं वो आपके ट्री कवर हो गए। फॉरेस्ट जो आपका जंगल वाला क्षेत्र होता है यानी वन जो मानव के द्वारा तो स्पेशली नहीं रोपा जाता। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह पर्यावरणीय मुद्दों और उनसे निपटने के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी जो थीम इस बार है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन।
पृष्ठभूमि की बात करें तो कल हमने आपको बताया भी था कि 1972 में मानव पर्यावरण विकास सम्मेलन यानी कि स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। उसके बाद यूएनओ के द्वारा 1972 में 5 जून को ये निर्धारित किया गया कि ये पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पहली बार जो है 1974 में यह मनाया गया। तब से 100 से अधिक देशों में यह व्यापक रूप से मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, डेनमार्क ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। ये क्या है, डेनमार्क की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें 35,000 लोग रहेंगे और यह कोपेनहेगन के बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जलस्तर से बचाने में मदद करेगा। यानी कोपेनहेगन जो बंदरगाह है ये बोला जा रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से डूब जाएगा। तो इसका नाम है लिनेट होम आइसलैंड। लिनेट होम आइसलैंड है क्या चीज़, तो इस विशाल द्वीप का जो क्षेत्रफल है 1 वर्ग मील होगा और यह रिंग रोड, सुरंगों और मेट्रो लाइन के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा होगा। इसकी परिधि में एक बांध प्रणाली का निर्माण भी शामिल है। यह बांध बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के जलस्तर और तूफान से बचाने में मदद करेगा। इसके निर्माण में समस्या क्या आएगी, तो इस द्वीप के निर्माण को पर्यावरणविदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। द्वीप के निर्माण से बड़ी संख्या में वाहनों के माध्यम से सड़क मार्ग से सामग्री का परिवहन होगा। निर्माण शुरू होने के बाद कोपेनहेगन के माध्यम से एक दिन में लगभग 350 लहरी यात्रा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार पर्यावरणविद समुद्र में तलछट की हलचल पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद लिनेट होम के विकास के खिलाफ पर्यावरण समूहों द्वारा यूरोपीय न्यायालय के समक्ष एक मामला दायर भी किया गया है। ठीक, तो इसके निर्माण में जो समस्या आ रही है, ये कोपेनहेगन है क्या चीज़, तो कोपेनहेगन ये आपका डेनमार्क की राजधानी है। साथ साथ सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। यह शहर जीलैंड द्वीप के पूर्वी तट पर है। ठीक, ये आपका जीलैंड द्वीप है, उसके पूर्वी तट पे। जीलैंडिया नहीं समझिएगा, जीलैंडिया आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये फ्रांस, ये कोपेनहेगन डेनमार्क के पास है। तो ये इसी का द्वीप है, जीलैंड इसी के पूर्वी तट पर है। इस शहर का एक और हिस्सा अमेजर पर स्थित है जो स्वीडन में माल्मो से ओरेसुंड जलडमरू मध्य से अलग होता है। याद रख लीजिए, ओरेसुंड ब्रिज दोनों शहरों को रेल और सड़क मार्गों से जोड़ता है। अगला पॉइंट है, लद्दाख ने लॉन्च किया युवान टैब। ये क्या है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर जी। इन्होंने छात्रों के लिए यून टैब योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत लेह में करीब 12,300 टैबलेट बांटे जाएंगे। यह स्कूली शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विकास के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन से प्री लोडेड 12,300 टैबलेट 6 से 12 तक के छात्रों को वितरित किए जाएंगे। इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी संचार के प्रयास के रूप में भी शुरू किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया का मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानते हैं। जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के अनुसार इंडोनेशिया के मेरापी ज्वालामुखी में 4 बार विस्फोट हुआ और लावा क्रेटर से 1500 मीटर दूर तक फैल गया है। मेरापी को इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह 4 बार फटा और 43 हिमस्खलन भूकंपों का अनुभव भी किया। पहाड़ों की चोटी से 50 मीटर की ऊंचाई पर घने सफ़ेद धुएं के बादल भी बने रहे। 2,968 मीटर ऊंचा यह ज्वालामुखी प्राचीन शहर योग्याकार्टा के निकट घनी आबादी वाला जो द्वीप है जावा, उस पर स्थित है। बात करते हैं माउंट मेरापी की, तो यह पर्वत इंडोनेशिया में है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और योग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। 1548 के बाद से इसमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं। यह दक्षिणी जावा में ज्वालामुखियों का सबसे छोटा समूह है जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और सुंडा प्लेट के सब एरियाई जोन में स्थित हैं। किसमें, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और सुंडा प्लेट के सब एरियाई जोन में स्थित हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं कहाँ पे है इंडोनेशिया, जावा और सब। चलिए मैप में देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका है इंडोनेशिया। ठीक, ये आपका पपुआ न्यूगिनी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जावा और सुमात्रा। ये आपका सुमात्रा द्वीप है, ये आपका जावा द्वीप है। ठीक, जावा ये आपका घनी आबादी वाला द्वीप भी है। यहीं पे आपका है माउंट मेरापी, उसको भी यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पे है, तो आपका ये
किस द्वीप पे है? जावा द्वीप पे ही है। ये आपका सुमात्रा हो जाता है, ठीक। और ये आपका जावा सागर है। और यहाँ पे देखिए ये आपका बाली द्वीप है। इसको और ज़्यादा जूम करें तो आपका यहाँ पे देखिए यही जो है माउंट मेरापी है, जिसमें अभी आपका हाल ही में उद्गार हुआ है। और यहाँ पे बोला गया कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और सुंडा प्लेट का ये सब जोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंडा जल संधि यानी सुंडा प्लेट, और यहाँ पे आपका इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, ठीक। तो वो इसका सब उप क्षेत्र स्थित है, इसीलिए यहाँ पे आपका ये ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बात कर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि मध्य जावा, सेंट्रल जावा क्या है कि ये आपका मध्य जावा, यह प्रांत जावा द्वीप के मध्य में है। इसकी प्रशासनिक राजधानी सेमारंग है। यह पश्चिम जावा, हिंद महासागर, याग्याकार्ता विशेष क्षेत्र और पूर्वी जावा और जावा सागर से घिरा हुआ है। जावा सागर आपने देखा भी है। यह जावा के साथ साथ इंडोनेशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत भी है। याग्याकार्ता स्पेशल रीजन क्या है? तो ये दक्षिणी जावा में इंडोनेशिया का एक प्रांतीय स्तर पर स्वायत्त क्षेत्र ऑटोनॉमस रीजन है। हिंद महासागर से घिरा हुआ है और मध्य जावा के साथ ये सीमा भी साझा करता है। यह प्रांत ये याग्याकार्ता सल्तनत द्वारा शासित भी है। इस प्रकार यह इंडोनेशिया सरकार के भीतर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त राजतंत्र भी है, क्योंकि ऑटोनॉमस एरिया ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है और सांस्कृतिक केंद्र भी है। अगला है यहाँ पे इंडोनेशिया को देख लीजिए कि यह आपका 270 मिलियन लोगों का द्वीप समूह है, जो भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच दक्षिण पूर्वी एशिया और ओशिनिया में स्थित है। इसमें जावा सुमात्रा, जावा सुलावेसी, बोर्नियो का कालीमंतन प्रांत और न्यूगिनी का पपुआ सहित टोटल 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। यह देश दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बहुल देश भी है। इंडोनेशिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप आपका जावा है। यह देश भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों से हमेशा त्रस्त रहता है, क्योंकि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ साथ स्थित है, यानी उसी में आता है, उसी के आसपास ही आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागरी जो अग्नि की ज्वाला क्या है, या अग्नि का वलय क्या है? तो ये आपका महासागर के रिम के आसपास जो ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप से ग्रस्त होता है। ये एक घोड़े के नाल के आकार की बेल्ट है, जिसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है। इसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र के अलावा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कमचटका प्रायद्वीप भी शामिल होता है। अगला पॉइंट है विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया गया। यह विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या 4 जून को विश्व सतत विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने और जल उपयोग की आदतों को बदलकर जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। इस सम्मेलन की जो थीम थी उसको याद कर लीजिए, रेडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, यानी ये आपका रेडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल विषय के तहत ये आयोजित किया गया। मेन पॉइंट की बात करें तो मंत्री जी ने ये बोला कि पानी की उपलब्धता लगातार घटी जा रही है और केवल कृषि क्षेत्र में उपलब्ध पानी का 85% खपत होता है। इस प्रकार उपलब्ध जल संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की जरूरत भी है। कृषि में जल संरक्षण विधियों का भी उपयोग होना चाहिए। विश्व सतत शिखर सम्मेलन क्या है ये? तो ये आपका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम है। यह शिखर सम्मेलन राजनीतिक नेताओं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों के निर्णय निर्माताओं, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं तथा मीडिया कर्मियों को सतत विकास से संबंधित मुद्दों की चर्चा करने के लिए एक साथ ये लाता है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बात करें तो ये आपका एक प्रकार का एक मंच है जो विभिन्न हितधारकों को इकट्ठा करके वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए दीर्घकालिक समाधान भी प्रदान करता है। अगला यहाँ पे जो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 था, तो ये देखिए आपका मनाया भी जा चुका है 5 जून को, और यहाँ पे दिया है कि यह पर्यावरण दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख दिन है। इस वर्ष पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कर रहा है।
तो ये भी आपका देखिए इम्पोर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेज़बानी किस सरकार के द्वारा हो रही है। तो ये आपका कौन कर रहा है, पाकिस्तान सरकार जो है यूएनओ के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।